वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की 2024 की टेस्टिंग के फिगर रिपोर्ट्स आए हैं और इंडिया के लिए न्यूज अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फिर से इंडिया ने टॉप किया है इसमें। और टॉप करने का मतलब इसमें यह है कि इंडिया में सबसे कह सकते हैं कि वर्स्ट डोपिंग ऑफेंडर्स पाए गए हैं। हालांकि ये टर्म जो है मीडिया के द्वारा दिया हुआ है, लेकिन ऐसे समझिए कि अगर हम डोप टेस्ट पॉजिटिव होने की बात करें तो इंडिया में वो नंबर सबसे ज़्यादा है। और ऐसा थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर में हुआ है, लगातार तीसरे साल ऐसा हुआ है। तो इस रिपोर्ट के आने के बाद इंडिया का जो 2036 का ओलंपिक गेम्स की बिड है उस पर प्रभाव पड़ सकता है। 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम इंडिया होस्ट कर रहा है उसका एक कह सकते हैं इमेज पे थोड़ा धक्का लग सकता है। तो यहाँ पर हम इस रिपोर्ट का पूरा डिस्कशन करेंगे कि ये रिपोर्ट आखिर क्या बताती है, इंडिया का रिजल्ट कैसा रहा, क्यों इस वजह से ऐसा हो रहा है और क्या किया जा सकता है, और डोप टेस्ट में पॉजिटिव होने के क्या परिणाम निकलते हैं। तो सारी कुछ डिटेल में समझेंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर मैं रिपोर्ट की बात करूं तो रैंक 1 पे इंडिया है, जो कि खराब बात है। मतलब इस तरह की रिपोर्ट का मतलब ये है, ये बता रही है कि 260 जो है डोपिंग ऑफेंडर्स पाए गए हैं इंडिया में। और अगर आप फर्स्ट और सेकंड रैंक के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो लगभग 3 गुना के आसपास है। मतलब फ्रांस सेकंड नंबर पे जहां पे 91 केसेस पाए गए और इंडिया में 260 केसेस पाए गए हैं। वहीं पे आप इटली में देखेंगे 85 केसेस, यूएसए में 76 और रशिया में 76 केसेस पाए गए हैं। अगर आप चाइना से कंपेयर करें तो चाइना में 43 केसेस पाए गए हैं, इंडिया से काफी ज्यादा कम है। और सैंपल की टेस्टिंग यहाँ पर 24,000 हुई है, इंडिया में तो 7,000 के आसपास सैंपल टेस्ट हुए हैं। यहाँ पे सैंपल की टेस्टिंग भी बहुत ज्यादा है। और उस टेस्टिंग के अनुसार अगर आप देखेंगे ना तो रिजल्ट इनका 0.2 से 0.3% के आसपास देखने को मिलता है। बल्कि जो इंडिया का रिजल्ट है वो 3.6% का आता है कि कितना पॉजिटिव आ रहा है। तो ये बताता है कि इंडिया में डोपिंग को लेकर के बहुत सारी चीजें समझने और बदलने की जरूरत है। तो ये बताता है, मतलब गैप ही आप देखेंगे ना फर्स्ट और सेकंड में, समझ में आ जाता है कि इंडिया में डोपिंग बहुत ज्यादा ये हो रही है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित है, तो इंडिया के जो सबसे ज्यादा मेडल लाने वाले सेक्टर्स हैं, जैसे एथलेटिक्स है, मतलब जो ट्रैक एंड रन के आपके स्पोर्ट्स होते हैं, उसके 76 केसेस यहाँ पे रिपोर्ट हुए हैं। मतलब सबसे ज्यादा यहीं पे डोपिंग करी गई है। उसके अलावा सेकंड नंबर पे वेट लिफ्टिंग आता है जहाँ पे 43 केसेस आए हुए हैं। और थर्ड नंबर पे रेसलिंग आता है जहाँ पे 29 केसेस जो है देखने को मिले हैं। मतलब हम टॉप 3 की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आए हैं, टोटल 260 हैं। और इनमें अगर देखा जाए कि सबसे ज्यादा डोप टेस्ट पॉजिटिव किसके लिए आए हैं, तो जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं 195 केसेस उसके आए हैं पॉजिटिव में। डोप टेस्ट का मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो एजेंसी जो वाडा है वो कुछ ऐसी दवाइयां ड्रग्स हैं जिनको बताती है कि उसको एथलीट्स को नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि उनको लेने के बाद जो उनकी क्षमताएं हैं वो इम्प्रूव होती हैं, बढ़ती हैं। मतलब नेचुरली वो उनके अंदर क्षमता नहीं है, लेकिन आप जो है स्टेरॉइड से लेकर के किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे तो आप जाहिर सी बात है अच्छा परफॉर्म करोगे, तो वो नेचुरल कंपटीशन नहीं रह जाता है। तो इसके लिए बहुत सारी ऐसी दवाइयों की लिस्ट होती है जिसको बैन कैटेगरी में रखा जाता है कि कोई भी एथलीट इनको लेगा नहीं। अब वो जाने में चाहे अनजाने में एथलीट्स अगर उनको लेते हैं, टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाता है, तब फिर उनके ऊपर डोपिंग के ये सारे आरोप लगते हैं। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि इंडिया में डोपिंग के अगर केसेस को देखेंगे तो टॉप 3 के स्पोर्ट्स हैं आते हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा डोपिंग हो रही है, वो भी स्टेरॉइड्स की, ऐसा बताया गया है। अब यहाँ पे अगर हम समझें कि ये जो डोपिंग के केसेस इनके पीछे क्या कॉज है, मतलब ये तीसरी बार इंडिया का है कि इंडिया ने टॉप किया है, तो इसके पीछे के कॉजेस क्या हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? सबसे बड़ा जो कॉज मुझे लगता है वो होता है लैक ऑफ अवेयरनेस का। मतलब बहुत सारे जो जूनियर एथलीट्स होते हैं, नए होते हैं, उन्हें सही तरीका है पता है, मतलब सही चीजों की जानकारी नहीं हो पाती है कि उन्हें क्या नहीं लेना है। कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि वो कोई दवा ले रहे हैं, कोई भी ऐसी दवा खा रहे हैं, किसी और उनको कोई इंजरी हुई उसकी दवा खा रहे हैं, उसमें कोई बैन सब्सटेंस है जो मिलाया गया, स्टेरॉइड्स मिलाया गया था, उन्हें जानकारी नहीं थी, वो बस डॉक्टर के पास गए, दवा लिया और खा लिया, और उसकी वजह से डोप टेस्ट उनका पॉजिटिव आ जाता है। तो जो अवेयरनेस की कमी है इंडिया में बहुत ज्यादा है। सिर्फ ये एथलीट्स लेवल पे ही नहीं बात कर रहा हूं मैं, कई बार तो जो कोचेस होते हैं उनको भी सही तरीके से नहीं पता होता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे दूसरा जो सबसे मेन रीजन जो देखने को मिलता है वो है क्विक सक्सेस सिंड्रोम का। मतलब कोई भी आजकल के जमाने में, सिर्फ खेल में नहीं, कहीं पर भी कोई भी मेहनत करके अगर आप किसी को कहिए कि अगर आप 4 साल मेहनत करेंगे तो 4 साल के बाद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा,
तो सारे के सारे लोग ही, यहाँ तक कि एग्जाम में भी अगर कोई बच्चा है, अगर आप उसे कह दीजिए कि अगर आपको बैंक एग्जाम निकलना है, आपको 1 साल जो है एकदम जी तोड़ मेहनत करनी होगी, आपका एग्जाम निकल जाए। कोई यूपीएससी अगर करना जा रहा है तो आप उसे कहेंगे कि 2-3 साल की मेहनत आपको लगेगी, तो ज्यादातर बच्चे ये सोचेंगे कि नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता, हम कुछ ऐसा फॉर्मूला लेकर के आए कि हम 3 महीने में ही सफल हो जाए। तो वो ऐसी भी वीडियोस आपको मिलती हैं, तो आप वहां पे जाएंगे, कुछ होता नहीं है, वहां समय बर्बाद होता है और कुछ नहीं होता। बाद में 5-6 साल के बाद आपको समझ में आता है कि आपने क्या गलती करी। वही यहाँ पर भी होता है। क्विक सक्सेस के लिए ये लोगों को लगता है कि अगर हम मेडल जीत लेंगे कहीं पर जा करके तो हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, बहुत सारा अवार्ड मिल जाएगा, इनाम मिल जाएगा, तो उसके लालच में आकर के, और कई बार कोचेस भी प्रमोट कर देते हैं कि अच्छा ऐसा करने से आप जो है जीत सकते हैं और ये सारी चीज़ें हो सकता है, जब तक टेस्ट नहीं हुआ तब तक पकड़े कहाँ जाएंगे, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा एथलीट कोचेस सबके साथ ऐसे मिल करके होता है। कई बार जाने अनजाने में भी गलतियां होती हैं। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि कई बार जो उनके साथी होते हैं, कि अगर कोई बहुत अच्छा लड़का परफॉर्म कर रहा है तो उसका जो साथी होगा उसको जेलस की वजह से उसके जा करके एक ड्रिंक में, मतलब वो कोई शेक पी रहा है, उसमें कोई जा करके प्रतिबंधित दवा मिला दिया, उसका कोई टेस्ट तो होता नहीं है, वो पी गया और उसका डोपिंग टेस्ट अगर हुआ तो पॉजिटिव पाया गया, उसे पता भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा चीटिंग हो गई। तो वो सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से डोपिंग के केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं। और अगर हम बात करें इम्प्लीकेशन की, कि मतलब इस तरह का जो रिजल्ट आता है, इंडिया नंबर 1 पे सबसे ज्यादा डोप टेस्ट यहाँ पॉजिटिव आ रहे हैं, इसके इम्प्लीकेशन यही निकलते हैं कि एक तरीके से अगर आप देखें तो जो ग्लोबल इमेज है इंडिया की, उस पर जो है एक तरीके का बट्टा लगता है कि यहाँ के जो खिलाड़ी हैं और डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, मतलब प्रतिबंधित जो सब्सटेंसेज हैं उनको ले रहे हैं, मतलब अगर वो जीत भी रहे हैं सही तरीके से तब भी लोग शक की नज़र से देखते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये भी आती है कि जैसे इंडिया 2036 ओलंपिक्स के लिए बिड कर रहा है कि हमको चाहिए उसकी मेजबानी होस्ट करना है, तो यहाँ पर जो आईओसी ये कमेटी है उसने भी फ्लैग किया है कि पहले आप इसको सुधारिए इस रिजल्ट को, उसके बाद जो है आप जो है बिड के लिए डिस्कशन हम करते हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं, मतलब ग्लोबल जो इमेज है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो ये तो एक नेशन के तौर पे इस तरह का रिपोर्ट का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आपको ये लगे कि अगर कोई डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए यहाँ पे ये होता है कि सबसे पहले तो ये समझिए कि वाडा जो एजेंसी है, इंटरनेशनल एजेंसी है, इसका काम है सारे के सारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको बनाना, और उसके आधार पे जो हमारे देश में कंपनी काम करती है नाडा, है ना, वो सारे के सारे जो टेस्टिंग है वो करती है। उन टेस्टिंग को सुपरवाइज करना, वो सारा काम वाडा के अंतर्गत होता है। किस तरीके की टेस्टिंग होगी, कैसी टेस्टिंग होगी, सैंपल वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो 2 एजेंसीज हैं, वाडा जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है, इन सबको रेगुलेट करने का काम करती है। अपने देश में जो एक्चुअल टेस्टिंग है नाडा करती है, तो नाडा वो सारी टेस्टिंग वगैरह करती है, रिजल्ट उसके निकालते हैं। तो अगर कोई भी खिलाड़ी डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया, मतलब ये पाया गया कि उसने कुछ प्रतिबंधित दवा या फिर प्रतिबंधित किसी ड्रग्स का इस्तेमाल किया था, तो उसके ऊपर ये प्रभाव पड़ता है कि उसको 4 साल का बैन झेलना पड़ता है, जब उसने जानबूझकर जो है कोई भी प्रोहिबिटेड सब्सटेंस लिया है ताकि अपनी परफॉर्मेंस को इनहेंस कर सके। कि मतलब वो कोई खेल खेलने जा रहा है, उससे पहले उसने कुछ ऐसा खा लिया कि उसकी वजह से परफॉर्मेंस इनहेंस हो गई, तो उस पर 4 साल का बैन लग जाता है कि वो किसी भी तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। वहीं पर अगर अनइंटेंशनल या नेग्लिजेंस की वजह से किसी ने लिया है तो उस पर 2 साल का जो है बैन वो लगता है। मतलब नेग्लिजेंस हो गई, पता ही नहीं था, आपने कोई दवा लिया और उसमें किसी तरह का बैंड सब्सटेंस था जिसके बारे में कई बार ऐसा होता है कि लेबल पे ही लिखा नहीं हो। मान लीजिए आपने कोई प्रोटीन सप्लीमेंट आप ले रहे हैं और उसके लेबल पे उसमें कोई प्रतिबंधित स्टेरॉइड डाला गया हो, उसके लेबल पे लिखा ही ना हो, तब आपको ऐसा देखा जाएगा कि अगर ऐसा हुआ है तब 2 साल का बैन होता है। अगर आप प्रूव कर लें कि आपका कोई उद्देश्य नहीं था और ये कंटेमिनेटेड प्रोडक्ट की वजह से ऐसा आया है, तब 2 साल का बैन तब भी होता है कि कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने सब्सटेंसेस का अब्यूज़ किया है, मतलब कोकेन वगैरह ले लिया, ये गांजा वगैरह खा लिया, भांग वगैरह, तो उसकी वजह से जो रिक्रिएशनल ड्रग्स होती हैं तो उसकी वजह से 1 से 3 महीने का बैन झेलना पड़ता है। अगर आप रिहैब में जाते हैं तो, मतलब आपको ऐसा हालत लगी है, आप रिहैब में जाइए, 1 से 3 महीने का यहाँ पे आपको प्रतिबंध लगता है। वहीं पे अगर आपके एक बार प्रतिबंध लगा लेकिन आप ये सोच रहे हैं अब एक बार मेरा टेस्ट हो गया अब दोबारा थोड़ी नहीं होगा, ऐसा सोच करके आपने फिर से रिपीट किया उसे, तो अगर सेकेंड ऑफेंस आपका पकड़ा गया तो 8 साल का बैन होगा जब से पकड़ा जाएगा तब से। तीसरा अगर ऑफेंस आपका पकड़ा गया उसके बाद भी सुधर नहीं रहे तो लाइफ टाइम बैन लग जाएगा, पूरा करियर आपका खत्म हो जाएगा। और ये समझिए कि बैन लगना एक खिलाड़ी के मतलब साख पे बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि नेगेटिव पॉइंट है, बट्टा लग गया एक तरीके से कि भाई इसके अंदर दम नहीं है तो दवा ले ले करके ऐसा खिलाड़ी बना हुआ है। इस तरीके का जो है कह सकते हैं कि एक प्रभाव पड़ता है, बहुत नेगेटिव जो इन्फ्लुएंस ये डालता है। वहीं पे हम बात करें
कि अगर जो यहाँ पे अगर कोई ऐसा खिलाड़ी है कि जो जिसने रिजल्ट लाए हैं, मेडल जीते हैं और वो बाद में चल करके डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया, तो क्या होता है, तो वहाँ पर अगर आप ओलंपिक्स में हो या किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में हो, आपने मेडल जीता और उसके बाद भी टेस्ट हो गया और आप उसमें पॉजिटिव पाए गए, तो आपके जो मेडल्स होते हैं वो छिन जाते हैं। और इसीलिए आप ये देखते हैं कई बार ओलंपिक्स में ऐसा देखने को मिलता है कि जिसने गोल्ड मेडल जीता और डोपिंग टेस्ट उसका पॉजिटिव आ गया, तो गोल्ड मेडल उसका छिन जाता है, तो जो सिल्वर मेडल रहता है वो अपग्रेड होकर के उसको गोल्ड मिल जाता है। तो जितना प्राइज वगैरह जीता रहता है सब उसका छिन जाता है। इसके साथ साथ अगर उसका कोई रिकॉर्ड उसने बनाया, चाहे नेशनल लेवल पे चाहे वर्ल्ड रिकॉर्ड पे, तो वो सारे रिकॉर्ड उसके इरेज कर दिए जाते हैं, क्योंकि ये समझा जाता है ये रिकॉर्ड उसके अपने नहीं बल्कि उसने सब्सटेंस अब्यूज या जो ड्रग्स अब्यूज करके ये रिकॉर्ड बनाए हैं। इसके अलावा जो पेनल्टीज फाइन्स वगैरह लगते हैं वो तो लगते ही हैं, जो सस्पेंशन वगैरह होता है वो सब भी होता है। मतलब एक तरीके से समझिए करियर चौपट ही हो जाता है अगर इसमें आप पकड़े गए। और आप इसमें भी ये सोच रहे होंगे कि जब यहाँ पे टेस्ट हो रहा है और इसमें जो इंडिया की एजेंसी है नाडा ये टेस्ट कर रही है, तब तो ये इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं ना रिजल्ट को, मतलब मैनिपुलेट कर सकते हैं कि ये चाहें तो रिजल्ट को मतलब पॉजिटिव उतना दे ही नहीं, या फिर ऐसे लोगों का जो रिजल्ट लें जो नेगेटिव आ रहे हैं उनका ही ज़्यादा रिजल्ट दिखाए, तो मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। तो इंडिया की जो इमेज है बची रहेगी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा ही कुछ रशिया की तरफ से भी हुआ था और वहाँ पे कम सैंपल की टेस्टिंग करी गई और वहाँ पे डेटा को मैनिपुलेट किया गया। तो आपने देखने को मिला था कि रशिया को ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट तो करने दिया गया वहाँ के खिलाड़ियों को, लेकिन उनका कोई फ्लैग ही नहीं था। मतलब वो रशिया की तरफ से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। अगर उनके खिलाड़ी जीत रहे थे तो रशिया का फ्लैग वहाँ पे नहीं जा रहा था। तो एक तरीके से समझिए पूरी कंट्री ही बैन कर देती है वाडा। तो अगर आप ऐसा करते भी हैं तो पकड़ा जाता है, और अगर पकड़ा जाता है तो उसमें कि सिर्फ एक खिलाड़ी के ऊपर नहीं बल्कि पूरे देश के ऊपर एकदम नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है, पूरी इमेज खराब हो जाती है देश की, पूरे देश को बैन कर देते हैं। फिर उस देश की तरफ से खिलाड़ी नहीं खेल सकते। फिर खिलाड़ी जो ओलंपिक कमेटी होती है आईओसी की तरफ से जा करके खेलते हैं, उनका कोई अपना झंडा वहाँ पे देश का नहीं होता है। और मान लीजिए आप जो डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत ही बैन लगा दिया गया। पॉजिटिव अगर आता है आपका तो प्रोविजनल सस्पेंशन होता है उसमें तुरंत का तुरंत, और उसके बाद फिर एंटी डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल बनता है जिसमें आपका जो केस है वो हियर किया जाता है, जिसमें आप अपना जो भी रहता है डिफेंस आप देते हैं। अगर आपको ये लगता है कि अच्छा आपने खुद से किया है तो वो अलग बात है। अगर आपको लगता है कि नहीं कॉन्टेमिनेशन हुआ है, आपके साथ चीटिंग करी गई, कुछ भी ऐसा है, तो वो सारी चीज़ें आप जा करके यहाँ पे अपना करते हैं। और अगर उसमें ऐसा आरोप सही पाए जाते हैं कि अच्छा ठीक है सब्सटेंस अब्यूज़ आपने नहीं किया या फिर आपकी गलती नहीं थी, तो वो बैन के अनुसार चलता है, 4 साल का बैन 2 साल का हो जाएगा। और मान लीजिए यहाँ पर आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिलता है, तो जो भी एथलीट रहते हैं उनके पास अपील का मौका रहता है, वो अपील करते हैं। अगर वो अपील करते हैं तब वो जाता है एंटी डोपिंग अपील पैनल के पास, एडीएपी के पास। वहां पे वो अपनी सारी बातें रखते हैं कि जो उनकी सेंटेंस है उसको कम किया जाए या बैन को हटाया जाए क्योंकि उसमें गलती नहीं थी, बाकी अपना मतलब सारी डिफेंस में चीजें रखते हैं। उसके बाद फिर से उनके पास फ्यूचर अपील का एक मौका रहता है। यहाँ पर भी अगर फेल होते हैं तो फिर से जा सकते हैं, जिसको कहा जाता है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन या फिर CAS। तो ये स्पोर्ट्स के लिए होता है, जो कि स्विट्जरलैंड की सिटी है लुसान, वहाँ पे है। तो वहाँ पर ये ग्लोबल अथॉरिटी, वहाँ पर जा करके भी अपील कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर वो अपील नहीं करते हैं, यहाँ पर जो उनको सुनाया जाता है तो बैन कन्फर्म हो जाता है। यहाँ पर अपील नहीं करते हैं तो बैन कन्फर्म हो जाता है। फिर यहाँ पर अगर हो गया तो अगर यहाँ से पारित हो गया कि अच्छा ठीक है नहीं सही है इसका केस, तब तो ठीक है, वरना फिर बैन कन्फर्म ही रहता है। तो आप ये देखेंगे कि ऐसा एक लैडर पूरा रहता है, मतलब एक हायरार्की रहती है कि आप अपील कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार डोपिंग हुआ आप टेस्ट पॉजिटिव पाया गया बैन कर दिया, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे अपील के भी मौके रहते हैं। और हम बात करें कि इंडिया में जो इस तरह के टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, इसके लिए हम क्या आगे कर सकते हैं, इंडिया क्या कर सकता है। तो आप ये देखेंगे कि नाडा का जो प्रोग्रेस है, इसने टेस्टिंग को बढ़ा दिया। पहले ये 4 से 5,000 के बीच में टेस्टिंग थी 2019 में, अभी जो टेस्टिंग हुई वो 7,100 समथिंग के पास है, मतलब लगभग 7,000 2024 में। तो इसमें ये हो सकता है कि जब आप टेस्टिंग को बढ़ा रहे हैं तो इसमें एक ये भी कर सकते हैं कि जो डोपिंग के लिए जो क्रिमिनलाइजेशन है, वो जो डोपिंग ट्रैफिकिंग है उसको भी लाना चाहिए। मतलब सिर्फ खिलाड़ी को ही पनिशमेंट मिल रही है, खिलाड़ी के पीछे बहुत सारे और भी स्टाफ्स होते हैं जो उनके लिए लगे रहते हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं होता है। तो अगर किसी साथी खिलाड़ी ने कुछ किया है और सही पाया जाता है, कोच की वजह से हुआ है सही पाया जाता है, या फिर और भी जो उसके साथ हैं, तो उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ होना चाहिए और उनको भी टेस्ट करना चाहिए कि भाई उनकी वजह से ऐसा कुछ हुआ है। तो सिर्फ खिलाड़ी ने ड्रग अब्यूज किया है सिर्फ उस पर नहीं, बल्कि जो सप्लायर्स हैं
उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ यहाँ पे नियम कानून और कुछ ना कुछ पेनाल्टीज लगनी चाहिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ग्रास रूट एजुकेशन। अगर कोई जूनियर ही खिलाड़ी क्यों ना हो, अगर वो आ रहा है, किसी खेल का हिस्सा बन रहा है, तो कुछ ना कुछ तो मैंडेटरी उसके ऊपर जो है उसका एजुकेशन या अवेयरनेस करनी चाहिए कि उसको पता होना चाहिए खुद से ही कि भाई उसके खेल के लिए कौन सी ऐसी प्रतिबंधित चीजें जो उसे कभी नहीं लेनी चाहिए और उसके लेने के परिणाम क्या निकलेंगे, और अगर आप टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए तो क्या होगा। तो इस तरीके के जो मैंडेटरी एंटी डोपिंग वर्कशॉप्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑर्गेनाइज करने चाहिए और उसमें पार्टिसिपेशन भी करना चाहिए और उसके बाद तो टेस्ट भी लेना चाहिए ताकि पता भी तो चले कि उन्होंने सीखा भी कुछ कि नहीं। दूसरा साइंटिफिक अपग्रेड्स भी करने चाहिए, जो एनडीटीएल है जहाँ पे वो सारी चीजें टेस्ट होती हैं, जिसकी वजह से कुछ ऐसी जो एडवांस डिजाइनर ड्रग्स होती हैं उनको भी डिटेक्ट किया जा सके। मतलब आप बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जिसको इसके साथ बेचा जाता है खिलाड़ियों को। ये कहा जाता है कि आप अगर यहाँ पे नाडा या वाडा टेस्टिंग करेगी तो पकड़े ही नहीं जाएंगे। तो इस तरह के ड्रग्स हो सकता है उस समय ना पकड़े जा रहे हो जब आप ले रहे हो, उसकी फैसिलिटीज ना हो, लेकिन आने वाले समय में अगर ये साइंटिफिक अपग्रेड्स होते हैं तो वहां पर पकड़े जाएंगे। और इसके लिए अगर हम नेशनल लेवल पे ही इस तरह का प्रयास करें तो नेशनल लेवल पे हमारी फैसिलिटीज अगर अच्छी रहेंगी तो इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती नहीं होती है। मतलब ये कहने का, ये ऐसा मैं कह रहा था कि अगर नाडा कहे कि हम कम टेस्टिंग करेंगे, हमारे पॉजिटिव रिजल्ट कम आएंगे, हमारी देश की इमेज अच्छी होगी, तो ये आप कह सकते हो हाँ ठीक है। लेकिन हमारे ही खिलाड़ी जो डोपिंग कर रहे होंगे, जो प्रतिबंधित ड्रग्स ले रहे होंगे, जब वो ओलंपिक्स में जाएंगे या फिर किसी और कॉमनवेल्थ में जाएंगे, वहां पे जब वो जाएंगे पार्टिसिपेट करने के लिए, वहां पर भी डोपिंग टेस्ट होता है। वहां पे अगर टेस्ट हुआ, वो पॉजिटिव पाए गए, तो सोचिए कि कितनी ज्यादा बेइज्जती होती है किसी भी नेशन की कि एक इंटरनेशनल इवेंट में उनका खिलाड़ी डोपिंग में पॉजिटिव पाया जाता है, तो वो बहुत ज्यादा बेइज्जती करवाता है। तो उसकी वजह से जो इमेज खराब होती है ग्लोबल लेवल पे, उससे उसको जो है प्रिवेंट करता है हर एक देश। और इसीलिए हमारी जो लैब्स हैं उनको और ज़्यादा एडवांस भी करने की ज़रूरत होगी। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो ग्रास रूट एजुकेशन की ही है, क्योंकि अगर ये इम्प्रूव हो जाएगा तो खिलाड़ियों को अपना अच्छा बुरा खुद ही पता होगा और वो सही तरीके से अपना जो भी कह सकते हैं सप्लीमेंट्स लेते हैं या जो भी वो इस्तेमाल करते हैं अपने परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए चीज़ें, वो ये समझ पाएंगे कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बाकी आखिरी में हम बात कर लें अगर वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की, जिसको वाडा हम कह रहे हैं, तो ये 1999 में फाउंड हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है और इसका फंक्शन एक रेगुलेट करती है एंटी डोपिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं ग्लोबली, जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड है उसको ये बनाती है। मतलब एक ग्लोबल रेगुलेटर है। और यहाँ पे जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है नाडा, ये 2005 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका मोटो है प्ले फेयर और ये आती है, इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, और जिसके जो मिनिस्टर होते हैं, मतलब इस मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर होते हैं वही इसके चेयरमैन होते हैं, किसके, नाडा के। अब आपके लिए सवाल ये है कि वर्तमान समय में नाडा के चेयरमैन कौन है, पता होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो ये थी पूरी वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने समझने को मिली होंगी। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।